परिस्थिति चाइना के लिए वो है। चाइना कैनॉट नाउ काइंड ऑफ come to भारत डायरेक्टली, तो यू हैव टू फर्स्ट कम थ्रू अंडमान एंड निकोबार, तो वहां से उनको ये तकलीफ है, और लिस्निंग पोर्ट्स बन गए हैं, ये बड़ी इनको तकलीफ हो रही है जी। और अब देखिए आने वाले टाइम में ये भी प्रावधान हो सकता है कि भारत वहाँ फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर ले। भाई फाइटर जेट्स कभी भी वहाँ डिप्लॉय हो सकते हैं, कि आपके रनवेज वनवेज अपग्रेड हो गए, फॉरवर्ड बेस से आप फाइटर जेट डिप्लॉय कर सकते हो, आप वहाँ ब्रह्मोस मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकते हो। अब सोचिए आइनस बाज पे अगर आपने ब्रह्मोस मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया, तो 90 नॉटिकल माइल दूर है स्ट्रेट ऑफ मलाकास, तो 90 नॉटिकल माइल इज नथिंग व्हेन इफ यू कैन डिप्लॉय ब्रह्मोस देयर। तो आप काफी कुछ चाइना का हिसाब किताब चोक कर सकते हो, इवन इफ दे ट्राई टू डू ताइवान, और इफ दे ट्राई टू यू नो डू टू मच एक्टिविटी इन अराउंड लद्दाख। मतलब अगर उन्होंने लद्दाख में ज्यादा एग्रेशन दिखाया तो गला कहीं और घुट सकता है, तो इसका हमने प्रावधान कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो हमारा एक भारत का, इसे मैं एक मैरीटाइम शील्ड बोलूंगा, क्योंकि जो हमने एक नया शील्ड बनाया, क्योंकि ये मेनलैंड भारत है, ये जगह यहाँ पे है, मतलब ये भारत है, ये जगह यहाँ पे, तो पहले अब आपको इसको पार करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ होगे। तो एक आपने कहते हैं ना कवच, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कवच, एक मैरीटाइम शील्ड, एक फॉरवर्ड बेस ना समझिए इसको, एक मैरीटाइम शील्ड जो भारत ने डेवलप किया है फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। और देखिए इसमें आपके साथ ये भी सुनने में आया कि काफी जैसे ये यूएस ट्रम्प टाइप एक्सरसाइज तो हो रही है, काफी ट्रेनिंग हो रही है हमारे मित्र देशों के साथ, और जो चाइना के इतने मित्र नहीं है, जैसे कि फिलीपींस हुआ, चाइना का इतना अच्छा मित्र नहीं है। अब याद कीजिए फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस भी दिया था, और ये ब्रह्मोस फिलीपींस के बड़े काम आया सर, तब से चाइना के हौसले पस्त हो गए। अभी पीछे फिलीपींस ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया, तो आई एम स्लाइटली डाइवर्टिंग। फिलीपींस को ने एक जापान से अकुमा क्लास, उनके जो पुराने डिस्ट्रॉयर से वो ले लिया। उसको लेने के बाद चाइना इतना बौखलाया, इतना पागल हुआ कि उनके वो ना मेंटल बैलेंस हिल गया। तो जब मैंने इसका दिन के अकुमा क्लास थे तो पुराने डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो इसको लेके ये पागल क्यों हो रहे। जापान कहता है जी इनकी लाइफ 2 साल है, समझ रहे, पर अगर इनको अपग्रेड किया जाए और इनको थोड़ा ठीक ठाक किया जाए तो उसकी लाइफ जो है 20 साल है। तो अब चाइना को क्या फर्क पड़ता है, उसके पास तो इतने जहाज हैं। बट फर्क इसलिए पड़ता है कि पहले जापान में एक आर्टिकल 9 है जो जापान के प्रधानमंत्री या जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको ये परमिशन नहीं देता कि आप ये सब करें। बट अगर आप इसको अपग्रेड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो फिर आप नेवल एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप उसको बेच रहे हो, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसकी परमिशन देता है। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको उसकी परमिशन दी, अब जापान का क्या माध्यम है कि उसको अपग्रेड करे, और ये कम से कम 20 साल तक चलेगा। अब अपग्रेड में आप जानते हैं कि 101% अपग्रेड हो सकता, पूरा पूरा अपग्रेड हो सकता। तो अगर ये अपग्रेड हुआ तो ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए बहुत सरदर्द इसलिए बनेगा क्योंकि तब फिलीपींस की नेवी की और जापान की नेवी की इंटर ऑपरेबिलिटी बनेगी। अगर फिलीपींस की नेवी और जापान की नेवी की इंटर ऑपरेटेबिलिटी बनी, आप जानते हैं कि जापान की नेवी ऑलरेडी टॉक्स टू यूएस नेवी, राइट, फिलीपींस की नेवी भी ऑलरेडी टॉक्स टू यूएस नेवी, तो एक ट्रायंगल बनेगा। सो जापान नेवी, फिलीपींस नेवी एंड यूएस नेवी, और यूएस की नेवी बात करती है नेटो से। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है कि यानी कि लगभग लगभग फिर आपका फिलीपींस है, जिसको आज ये चीनी बहुत तंग करते हैं, लताड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं, ये जाके आपके नेटो के चीजों में आ जाएगा, नेटो के नेटवर्क में जुड़ सकता है। और आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि नेटो का कोई एशियन एक्सपेंशन हो रहा है। वैसे एक एशियन एक्सपेंशन ऑफ नेटो की बातें तो हो रही है, पर होगा नहीं वो अलग बात है। तो एक नेटो का एक्सपेंशन नाम की चीज भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इस चीज को देखते हुए चाइना को लग रहा अगर आज एक जुड़ गया, कल 2 जुड़ जाएंगे, कल 4 जुड़ जाएंगे। तो ये पुराने 2 साल पुराने डिस्ट्रॉयर को बेचने का मसला नहीं था, मसला था व्हाट डोर्स डजंट ओपन फॉर द फ्यूचर। तो उसको लेके ये चीनी बौखला गए थे, उसको लेके ये चीनी बड़े हैरान थे कि भाई साहब आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो ये कुछ चीज लगभग लगभग भारत वैसे कर रहा, फिलीपींस से एक्सरसाइज कर रहा, फिलीपींस की ट्रेनिंग हो रही है, फिलीपींस से नॉलेज शेयरिंग हो रही है, आपका C-17 ग्लो मास्टर वहां उतर सकता है। फिर आपने अभी जो दिगलीपुर में जो लैंड डेवलपमेंट हो रही है, उसके भी बड़े स्ट्रैटेजिक रीजंस हैं जो क्यों हो रहा है, उसको लेके क्या मन में कुछ बड़े प्रोग्राम है, खैर वो तो नहीं बताएंगे, और जो भी है उसको लेके वो एक बड़े प्रोग्राम है। तो अगर मैं उन बड़े प्रोग्रामों का अध्ययन करूं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला आने वाले टाइम में। मतलब
भारत का एक सुपर कवच बनने वाला है यहाँ। और जो चाइना जो ये प्रोग्राम होगा तो ये एक मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में होगा, मतलब ये सिविलियन विविलियन कुछ नहीं है, मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में ही है ये प्रोग्राम। सिविलियन विविलियन में कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं, मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य से हो रहा है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साहब, आपको अभी पता लगेगी। और भारत में तेल भी निकला है, ये तो आप जानते ही हैं, तेल के कुएं निकले हैं, तो प्रभु की थोड़ी अनुकंपा हो रही है हम पे। उसके अलावा अगर मैं चाइनीज एनालिस्ट को पढ़ूं तो चाइनीज एनालिस्ट इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ट्रैप, और वो कहते हैं भैया चाइना यहां मत जाना, तो दे आर वार्निंग चाइनीज पीएलए नेवी, डू नॉट गो नियर हमारे अंडमान निकोबार, आप इससे दूर हो। अब आपके दिमाग में ख्याल होगा चाइनीज नेवी, चाइनीज एनालिस्ट चाइनीज नेवी को क्यों वार्न कर रहे हैं, मिलिट्री एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ कि भाई इसके पास मत जाना, ऐसा यहाँ क्या है, ऐसा इनको क्या डर लग रहा, व्हाट आर दे ब्लडी स्केयर्ड ऑफ, व्हाई आर दे नॉट वांटिंग टू गो नियर टू इट। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफी कुछ भारत बना रहा है, और एक बहुत अचूक शस्त्र होता पनडुब्बी, तो पनडुब्बियों को लेके भी काफी कुछ कार्रवाई हो रही, काफी कुछ कैपेबिलिटियां डेवलप हो रही है। अब क्या है क्या नहीं उस पर तो खैर बात नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं पाएंगे। बता ही ओपन मीडिया में बात है, सबको पता, पनडुब्बियों को लेके हम काफी कुछ क्षमताएं, काफी कुछ कैपेबिलिटियां यहाँ डेवलप कर चुके हैं और कर रहे हैं। और एक और चीज है जिसे हम कहते हैं SOSUS, SOSUS। ये बेसिकली ये अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी होती थी, कोल्ड वॉर में यूज की जाती थी। इसको उन्होंने ग्रीनलैंड में और भी कहीं कहीं जगहों पे लगाया था, रशियन सबमरीन्स और रशियन अंडर सी मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। ये होता है साउंड सर्वेलेंस सिस्टम्स। इसमें अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने वाले ये सेंसर्स होते हैं, काफी कुछ चीजें होती है जो समुंदर के बेड में आप एम्बेडेड करते हो, आप उनको डालते हो। और अगर स्टेल्थ सबमरीन भी हुई, उसका सोनार सिग्नेचर कितना ही कम हो, बट ये सेंसर बहुत छोटी छोटी फ्रीक्वेंसियां पकड़ती है, बहुत छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी। तो ये माना जाता है कि ये फ्रीक्वेंसी अगर आपके कई 100 मील दूर भी सबमरीन हो तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ सकते हैं। तो ये डीआरडीओ ने भारत के लिए पूरा एक सिस्टम डेवलप कर रखा है और उसकी टेस्टिंग हो सकी, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। और ऐसा माना जाता है कि ये सिस्टम हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ हमने डिप्लॉय कर लिया। और ये सिस्टम सबमरीन्स को अंडर ये जो होते हैं ना, अगर आप टॉर्पीडो फायर करो उसको, किसी भी तरह की मूवमेंट को ट्रैक करता है। और खासकर अगर आप चाइना के परिप्रेक्ष्य में कहें तो 093 और 095, ये 093 और 095 इनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिनका एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, और उन न्यूक्लियर सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए बड़ा अचूक वेपन है। याद कीजिए चाइना का अभी एक शिप बे ऑफ बंगाल में था, उसका AIS सिग्नेचर ऑफ था, मैंने उस पर प्रोग्राम भी किया था, पर वो कॉन्स्टेंटली रेडियो से अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा था, चाइना ही भेज रहा था, फ्रेंच इंटेलिजेंस वालों ने उसे ट्रैक किया था। वो शिप 120 नॉटिकल माइल्स दूर था हमारे अंडमान निकोबार से। वो शिप सबमरीन्स के जाने का पाथ ढूंढ रहा था, जैसे वाटर की सैलिनिटी है, काफ़ी चीज़ें होती है जिससे स्टेल्थ सबमरीन का डिटरमाइन होता है। वो मैंने आपको उस प्रोग्राम में समझाया था, आप वो देख सकते हैं, और फिर समझाने का पॉइंट नहीं। 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं जो मैंने आपको समझाया था, कैसे कैसे काम करते हैं जिससे सबमरीन का स्टेल्थ डिटरमाइन होता है। और सबमरीन कहीं से नहीं निकल सकती, सबमरीनों का जाने का एक